इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, वह उसके नियम को समझने से पहले हम कुछ टर्म को समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रकाश के परावर्तन होने के लिए क्या शर्त है। यदि हम प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम यह पढ़ते हैं कि प्रकाश का किसी दर्पण से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, अगर इस पे प्रकाश आया और आकर के टकरा करके फिर वापस मुड़ गया तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद यदि अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में क्या होता है कि दर्पण नहीं होता। दर्पण न होकर के हम दो माध्यम लेते हैं। माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से गति कर पाए। जैसे अगर हवा है और कांच है, दो माध्यम यहाँ पर दिखाया गया है, हवा और कांच। तो क्या होगा, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश को ले जाइएगा तो प्रकाश थोड़ा सा अपने पथ से विचलित होगा या तो हट जाएगा किधरों, तो वही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहता है। इसमें मेन डिफरेंस अगर देखा जाए, इसमें टकरा करके वापस लौटा जाता है परावर्तन में, और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अपने पथ से विचलित होता है। तो अब आते हैं इन दोनों के नियम पर। सबसे पहले प्रकाश के नियम को समझते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ टर्म को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर आउट है, यहाँ पर यह कोई प्लेन दर्पण है, एम एन क्या है, कोई प्लेन दर्पण है, और यहाँ पर ए ओ कोई किरण आकर के टकरा रहा है। ए ओ कोई किरण आकर टकरा रहा है, इसलिए इसको हम नाम दिए क्या, आपतित किरण। ठीक है, ओ बिंदु पर टकराया। अब क्या होगा, जैसे ही दर्पण से टकराया, टकराने के बाद यह क्या होगा, वापस मुड़ेगा। तो ये मुड़ेगा तो ओ भी क्या है, जो परावर्तित होकर टकरा करके मुड़ा, वही किरण क्या है, परावर्तित किरण। ओ भी यहाँ पर परावर्तित किरण है। तो इतना समझ में आ रहा है कि ए ओ आपतित किरण आया, ओ बिंदु पर टकराया और ओ बी दिशा में वापस परावर्तित हो गया, मतलब मुड़ गया। अब इन दोनों के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक काल्पनिक रेखा लेते हैं, डॉटेड आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और संकेत में लिखते हैं कोण आई। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम कोण आर बोलते हैं। और यहाँ पर ओ अपतन बिंदु है और एम एन क्या है, समतल दर्पण है। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद इसके पहले नियम पर आते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आपको एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। यही है कि तीनों जो होता है एक ही तल होता है, यह तीनों रेखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यह हो गया पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम में क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब यह जो कोण आई है आपतन कोण, और कोण आर जो है परावर्तन कोण, यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखे हैं कोण आई बराबर कोण आर। तो यह दो नियम है किसका, प्रकाश के परावर्तन का नियम। उसके बाद आते हैं प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन में क्या आपको बताए थे कि दो माध्यम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हवा है और कांच है। अब क्या किए, कोई एक प्रकाश की किरण है, उसको हम कांच पर डालें तो यह परावर्तन तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यह दर्पण नहीं है, इसमें प्रकाश आर पर हो जाएगा। कांच है तो कांच में प्रकाश आर पर होगा। तो आर पर होने की जैसे ही टकराएगा, थोड़ा सा क्या होगा, इसको जाना चाहिए इस सीध में, ये ओ जो लाइन है इसको इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन कांच में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा ये जो आपको सीधा अभिलंब दिखाई दे रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो यही होता है प्रकाश का अपवर्तन में। इसमें कोण आई क्या है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसको हम यहाँ पर कोण आई बोलते हैं। और कोण आर जो है, ये अपवर्तित किरण, देखिए परावर्तन नहीं है, वह अपवर्तित हुआ है, तो इसलिए अपवर्तित किरण कहते हैं इसको। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम आर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हवा है या कांच है, दूसरा माध्यम। अब आते हैं इसका फर्स्ट नियम पर। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण ए ओ, अपवर्तित किरण ओ बी एवं अभिलंब, फिर यहाँ पर अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर भी तीनों जो है एक ही तल में होंगे, मतलब एक ही 2D में, यहाँ पर आपको 2D डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है सभी रेखा, तो सभी 2D में होंगे, एक ही तल में होंगे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जिया,
जिया मतलब होता है किसी कोण का अगर आपको जिया लेना है तो उसमें आपको साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। आपतन कोण की जिया मतलब आपतन कोण आई है, इसकी जिया लेंगे तो क्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण क्या है आर, तो इसकी जिया लेंगे तो साइन आर का अनुपात मतलब भागा, मतलब साइन आई और साइन आर का जो भागा है एक नियतांक होता है, कोई कांस्टेंट होता है। यहाँ पर देख रहे हैं साइन आई बट्टा साइन आर, अनुपात ले रहे हैं दोनों का, बराबर यहाँ पर n21 लिखे हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 21 जो लिखे हैं, अगर एक हवा को हम पहला माध्यम माने, पहला माध्यम, और एक कांच को यदि दूसरा माध्यम माने, तो इसका मतलब हुआ कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 से क्या है। इसका मतलब हुआ माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष कितना है, n21 का मतलब। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और अपवर्तनांक मतलब, अपवर्तनांक आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे। अपवर्तनांक में क्या होता है, अपवर्तनांक यह बताता है कि कोई माध्यम किसी कोई भी प्रकाश को कितना ज़्यादा मोड़ सकता है, यही जो होता है अपवर्तनांक कहलाता है। n21 मतलब कांच का अपवर्तनांक हवा के माध्यम से कितना है, इसके सापेक्ष कितना ज़्यादा है, वही n21 दिखाता है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर n21 बराबर, यही क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बीच में मेन डिफरेंस क्या है वो दोनों को देखेंगे।